ये है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक मिनट यार, जरा चार्जिंग। तो वीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट था वो? उसने ना एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को अराउंड लाइक 1000 केल्विन पे हीट कर दिया। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा, हीट एनर्जी, है ना। तो उसने ये पता लगाने की कोशिश करी कि कौन सी वेवलेंथ की कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं किस वेवलेंथ की, ठीक है। तो उसे ना यहां पर उसने एक ग्राफ बनाया। वाई एक्सिस पे उसने लिखा इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। और एक्स एक्सिस पर उसने बनाया वेवलेंथ। ये देखना चाहता था वो किस वेवलेंथ के कितने फोटॉन्स या कितनी इंटेंसिटी एमिट हो रही है। तो उसको ना एक ऐसा ग्राफ मिला। इस ग्राफ का मतलब ये है कि देखो, पहली चीज तो ये कि हर वेवलेंथ की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी या कुछ ना कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स तो हैं। जैसे सपोज कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उसके कुछ है, कोई एक और वेवलेंथ है, उसके थोड़े और हैं, है ना। हर वेवलेंथ के कुछ ना कुछ है ना नंबर ऑफ फोटॉन्स। और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है या नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा है। तो एक पॉइंट तो उसने ये लिखा कि एवरी वेवलेंथ हैज सम नॉन जीरो इंटेंसिटी, ठीक है, नॉन जीरो इंटेंसिटी। और दूसरा उसने ये लिखा कि जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, उसको उसने लिख दिया था लैम्डा एम। तो दूसरा पॉइंट जो कि उसने दिया, जिसको कि हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, वो उसने कहा कि ये जो लैम्डा एम है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया बी अपॉन टी। तो ये बन गया लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। अब ये जो बी है इसको कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। जी सर। हाँ बोलो। सर आपने कितना करा दिया? बस यही तो स्टार्ट किया अभी, जस्ट ओके सर। 5 है ना। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है बिल्कुल। ये देखो, मतलब उसका ये था कि जैसे अगर हम टेम्परेचर को आधा कर दें तो लैम्डा एम डबल हो जाएगा। मतलब अगर वो इसका टेम्परेचर 1000 केल्विन की जगह 500 केल्विन कर देता तो ना ग्राफ इसी टाइप का रहता। बस ये जो पीक है ना, ये पीक अब पहले जिस वेवलेंथ पे आ रही थी उसकी डबल वेवलेंथ पे आती। मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा होता। मतलब जो पीक आ रही है ना,
पहले जिस वेवलेंथ पे आ रही थी, ये 500 केल्विन के लिए बना है, ये वाला 1000 केल्विन के लिए था। तो जो पीक आ रही है इसकी, ये वेवलेंथ देखो इस वेवलेंथ की डबल होगी क्योंकि टेम्परेचर आधा होगी, ये लॉ। तो बताइए इतने में कोई डाउट? नो सर। तो करें एक दो क्वेश्चन करें इसके ऊपर। सर यही ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है। हाँ, यही ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, है ना? वही है। यस सर। इसी से एक्चुअली सबसे पहली बार पता चला था कि जो लाइट है ना, इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। ये देखो, करो इसको ट्राई, 2018 में आया था। तो देख लो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। समझ आएगा सर। कर लो, ट्राई कर लो। फोर्थ ऑप्शन जाएगा। हाँ, फोर्थ ऑप्शन। सही है। देखो लिखा है द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट। ठीक है, मान लो एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर टी है, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट इंटू टी इज इक्वल टू बी, और साथ में पावर को लिख सकते हैं सिग्मा ए टी की पावर 4। फिर कह रहे हैं अब इसका टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 3 लैम्डा नॉट बाय 4। तो मान लो इसका टेम्परेचर चेंज करके T1 कर दिया, तो अब मैक्सिमम ये 3 लैम्डा नॉट बाय 4 हो गई ना, तो 3 लैम्डा नॉट बाय 4 इंटू T1 इज इक्वल टू बी, और पावर एन पी हो गई, तो एन पी आया सिग्मा ए और T1 की पावर 4। तो अब बस ये भी बी है, ये भी बी है, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा नॉट बाय 4 इंटू T1 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू टी। T1 की वैल्यू 4T/3 आ गई, ये बन गया एन सिग्मा ए। 4 की पावर 4 तो 256 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, और टी की पावर 4, तो एन पी इज इक्वल टू 256/81, और सिग्मा ए टी की पावर 4 तो पी है, तो एन आ गया
ठीक है, एक और दो। ये देखो, इसको ट्राई कर लो। फोर्थ ऑप्शन। नहीं रोशन, नो। देखो ऐसे सोचो तुम, क्या लिखा है, ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन। मान लो एक बॉडी 5760 केल्विन पे है, तो पहली चीज हर वेवलेंथ एमिट होगी, हर वेवलेंथ की कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट होगी, बस किसी के फोटोन ज्यादा होंगे, किसी के फोटोन कम होंगे, ठीक है ना। अब जिसके भी फोटोन सबसे ज्यादा होंगे वो इसको ओबे कर रहा होगा, है ना। तो लैम्डा एम इंटू टी कितना है 5760 इज इक्वल टू बी कितना है 2886 है ना, 1 2 3 4। तो ये देखो ये 1 और ये 2, तो लैम्डा एम जो है ना ये 500 आया, यानी 500 नैनोमीटर जो है ना, इसकी वेवलेंथ सब, इसकी नंबर ऑफ फोटोन या टोटल एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो 500 नैनोमीटर वाली कौन सी है, U2। तो U2 ही U1 से भी बड़ा होना चाहिए और U2 U3 से भी बड़ा होना चाहिए। ये सही हो गया, ये तो गलत हो गया। अच्छा ये दोनों क्यों गलत हैं बता सकते हो, U1 0 और U3 0। क्यों गलत है ये वाले, रोशन बताओ यार। U1 एंड U3 की कुछ ना कोई तो वेवलेंथ है, जीरो तो बिल्कुल नहीं सही है। बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने कहा था ना, अभी अभी मैंने आपको लिखवाया था कि एवरी वेवलेंथ हैज सम नॉन जीरो इंटेंसिटी, है ना। तो यहाँ तो इन्होंने ये लिख दिया कि जीरो है, इसलिए गलत हो गया। आया समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। सर एक बार दोबारा बताना। कौन सा वाला कह रहे हो, सेकंड और थर्ड? जी सर एक बार ये सारे यार बता दो इसके दोबारा। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज तो एक तो इनने पूछा था कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी तो उसकी होगी ना जो लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी को ओबे करेगा, है ना। जी सर। तो लैम्डा तो पता नहीं था पर टी पता था, तो लैम्डा इंटू टी इक्वल टू बी इनने दे रखा था, उसको सॉल्व किया तो लैम्डा 500 आ गया। तो
तो हमने कहा 500 वाले की इंटेंसिटी कितनी है, U2 है ना, तो ये U2 U1 से भी बड़ा होना चाहिए और ये U2 U3 से भी बड़ा होना चाहिए। ये तो मैक्सिमम है, ठीक है इसलिए अपने को एक ये मिल गया, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। और ये दोनों इसलिए गलत हुए क्योंकि उसने कहा था कि हर वेवलेंथ की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी हो ही नहीं। तो ये सेकंड और थर्ड में ये लिखा है ना कि इनकी एनर्जी 0 है, इसलिए गलत हो। ठीक है, ओके सर। ओके। इसके बाद चलो तो यार ये तो हो गया खत्म। अब आते हैं ऑसिलेशंस पे। तो ऑसिलेशन का वैसे तो एक मतलब यही होता ना, टू एंड फ्रो मोशन, है ना। तो अगर हम जैसे बात करें कि ऑसिलेशन में हो क्या रहा है, तो देखो ये ऑसिलेशन है ना, ऐसा ऐसे पार्टिकल कहीं जाता है, फिर रुकता है, फिर वापस चला जाता है, ऐसे फिर रुकता है, फिर वापस चला जाता है। यही होता है ना ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे पेंडुलम का ही देख लो, पहले इधर तक गया, फिर ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर इस तरफ गया, है ना। इट इज टू एंड फ्रो मोशन ओनली। तो किसी भी ऑसिलेशन में मतलब वो टू एंड फ्रो मोशन तभी हो पाएगा जब किसी एक पॉइंट पर वो रुक जाए और वापस मुड़ जाए, ऐसे ही फिर किसी और पॉइंट पर भी रुक जाए और वापस मुड़ जाए। बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया कि यस सर। हाँ, फॉर ऑसिलेशन टू अकर, ठीक है, ये सेंटेंस हम लिखेंगे नहीं वैसे, फॉर ऑसिलेशन टू अकर देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 points at which the particle stops and then it changes the direction। तो ये जो 2 पॉइंट होते हैं ना, इन 2 पॉइंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड्स। तो हम ये लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड्स आर those points where the velocity of the particle becomes 0। अब जैसे ये 2 एम्पलीट्यूड हो गए, इन दोनों का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है ना, उस मिड पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, तो एक और पॉइंट हो गया मीन पोजीशन। तो व्हाट इज मीन पोजीशन, इसमें हम लिख सकते हैं इट इज द मिड पॉइंट ऑफ both the amplitudes। ठीक है ना, it is the midpoint of both the amplitudes। ये क्लियर हुआ। यस सर। अब चूंकि मीन पोजीशन मिड पॉइंट है, तो इसलिए
ये डिस्टेंस अगर a ले लें तो ये डिस्टेंस भी a होगा। अब इसको मैं रख दूं सपोज x इक्वल टू 0, तो ये होगा x इक्वल टू प्लस a और ये होगा x इक्वल टू माइनस a, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस में हैं। यानी कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनको हम डिनोट कर सकते हैं x इक्वल टू प्लस a एंड माइनस a। तो जैसे ऐसे कर लूँ मैं, तो इस तरफ पूरे में ये जो पूरा हिस्सा है इस पूरे में x जो है ना वो पॉजिटिव है और इस डॉटेड लाइन की इस तरफ x जो है वो निगेटिव है। ठीक है। अब मान लो पार्टिकल इस तरफ है यहाँ पे और इधर जा रहा है, तो उसको पता है ना कि मेरी आगे जाके वेलोसिटी कम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, पता है ना ये बात। तो आपको क्या लगता है उसका रिटार्डेशन होगा कि एक्सेलरेशन? रिटार्डेशन रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होगा। क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ होगा ना, तभी तो वो यहाँ पहुँच के रुक गया। लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अभी भी यही है, इसलिए वो रुका और वापस इस तरफ जाने लगा, इस तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो चलते चलते यहाँ कहीं पहुँचा और ये उसकी वेलोसिटी हो गई, तो उसे फिर पता है कि मुझे आगे जाके रुकना है, तो अब उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। अगेन इट विल एक्ट एज रिटार्डेशन। तो फिर वो यहाँ रुकेगा, यहाँ रुक के फिर मुड़ेगा, फिर इस तरफ जाने लगेगा। एक्सेलरेशन अभी भी इसी तरफ है। तो क्या हो रहा है, आप यहाँ एक चीज़ नोट करिए, एक्सेलरेशन जो मैंने रेड कलर में बनाया है ना वो हमेशा इस मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। तो ऑसिलेशन की ना एक ये कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, कि ऐसा होना ही चाहिए ड्यूरिंग oscillation the acceleration is always directed towards the mean position. During oscillation the acceleration is always directed towards the mean position. बताओ क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। ये हुआ कि जैसे जब x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन जो रेड कलर का है वो निगेटिव है, और जब x निगेटिव है तो एक्सेलरेशन जो कि रेड कलर का है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ द साइन ऑफ a is opposite to x। a का साइन x के ऑपोजिट है, तो इसलिए ऐसे लिखते हैं वो लोग कहते हैं कि एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1। अगर ऐसे लिख दें तो इससे क्या होगा कि x को जब प्लस रखोगे तो अपने आप ये माइनस में आ जाएगा, और फिर x को जब माइनस रखोगे तो माइनस माइनस करके a अपने आप प्लस में आ जाएगा। अब वो कहते हैं यही चीज अगर ऐसे लिख दो तो भी तो वैलिड है, देखना। अब ऐसे में देखो जरा, अगर x को प्लस रखोगे तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही आएगा, और माइनस तो a अपने आप माइनस आ जाएगा। और अगर x को माइनस रखोगे तो माइनस माइनस माइनस
माइनस होता है और प्लस, तो ए प्लस आ जाएगा। अगर ये लिख दो तो कोई गलत है, देखना जरा। नो सर। नो सर। एक्स पॉजिटिव रखोगे तो ए नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि ना जो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन है वो एक्चुअली ये है कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो माइनस साइन आए और एक्स की कोई ऑड पावर। ये ऑसिलेशन की बेसिक कंडीशन है। अब पहले आप इतना देखिए, कोई आपको हो डाउट तो बताइएगा। नो डाउट सर। ओके, डन सर। हो गया, ठीक है। तो ऐसे मुझे ये बताओ कितने इक्वेशन हो सकते हैं एक्सेलरेशन के इस लॉजिक से कि ऑड पावर हो 1 3 5 7 9, ये कहाँ तक जा सकती है ऑड पावर? इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट तक जा सकती है। इनफाइनाइट तक। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट इक्वेशंस ऑफ ऑसिलेशन। और अब हम लोग इनफाइनाइट इक्वेशन तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो सबसे सिंपल वाला ऑसिलेशन है ना उसको पढ़ते हैं। उसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कि ऑड जो पावर है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है। तो वी कैन राइट व्हेन अ पार्टिकल executes simple harmonic motion then, ठीक है, दो कंडीशन जो उसे सेटिस्फाई करे। पहली चीज, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल must be directed towards the mean position, है ना। पहला, the acceleration of the particle must be directed towards the mean position। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है। दूसरा, the magnitude of the acceleration, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं क्योंकि ये माइनस साइन को डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। तो यानी कि सिंपलेस्ट केस इसमें a इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x की पावर 1 है ना। ये SHM के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटाते हैं ना
तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर ये जो ओमेगा यूज हो रहा है, इस ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, आई थिंक यू नो ऑलरेडी। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि दोनों ही टर्म में यूज कर लेते हैं लोग, इसलिए ना कुछ लोग इसकी यूनिट यूज कर लेते हैं रेडियन पर सेकेंड, कुछ लोग इसकी यूनिट यूज कर लेते हैं सेकेंड की पावर -1। ठीक है, आपको अलग अलग बुक्स में दोनों ही यूनिट मिल जाएगी, तो इसलिए मैंने दोनों ही आपको लिखवा दिया। ठीक, ओके। यस सर। अब यहाँ से एक चीज़ आप नोट करिए कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है ना ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ओमेगा पे तो स्क्वायर लगा है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो नेगेटिव साइन हटा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि देखो x की वैल्यू सबसे कम, मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो सबसे कम 0 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा a हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, यानी जब x का मैग्नीट्यूड a के बराबर तो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। और द मैग्नीट्यूड of acceleration is minimum at the minimum मतलब कितना 0 at the mean position। तो x की वैल्यू जब 0 हुई तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो गया, कितना हो गया 0। तो अगर ना मैं एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ ऐसे बनता है। देखो जब x की वैल्यू +a होती है तो एक्सेलरेशन उस समय -ओमेगा² होता है, और जब x की वैल्यू -a होती है तो एक्सेलरेशन उस समय +ओमेगा² होता है। ठीक, बना लीजिए इसको। Done, sir. ओके, कोई कर रहा है कॉपी या फिर कर रहे हैं। कर लो।
डन सर। ओके। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस एक्सेलरेशन को, चूंकि ये वेरिएबल है ना, एक्स की वैल्यू बदलने पर एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो मैं इस ए को लिख सकता हूं v dv by dx, तो इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से v dv आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते, तो जैसे x की वैल्यू जब a थी उस समय तो वेलोसिटी 0 थी, और x की वैल्यू जब कुछ x होगी तो कुछ v की वैल्यू v हो जाएगी, 1 ही। तो v की पावर 1, इसका v स्क्वायर बाय 2 होगा ना, v स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x की पावर 1 है, x स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस अंदर ले जाते हैं तो v स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, या स्पीड भी कह सकते हैं, स्पीड। अच्छा, इसमें देख सकते हो x जो है ना वो यहाँ माइनस में है, तो x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ एक पॉइंट लिख दिया जाए कि स्पीड इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। अब जैसे ये x को हम 0 रखते हैं तो a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो a आ गया, तो वेलोसिटी या स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू आ गई a ओमेगा। फिर इसके बाद एक और पॉइंट कि स्पीड इज मिनिमम एट द एम्पलीट्यूड, यानी जब x की वैल्यू a है, अगर a रखते तो v मिनिमम ये हो जाएगा 0। जब कर लो तो बताना। डन सर। हो गया। अब देखो v को लिखा हुआ है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो v स्क्वायर आएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं तो v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ये। अब मैं दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ,
तो ये आएगा वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या आएगा? क्या देखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन होता है एक एलिप्स का, ऐसा। v वर्सेस x अगर हम बनाएं तो ये ऐसा बनता है। ये देखिए एलिप्स, इसमें ना ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये तो प्लस ए और माइनस ए वाले हैं, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा, और ये ग्राफ के ना एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ रोटेशन है, ऐसा। देख लो, कुछ बोल ही नहीं रहे यार तुम लोग, क्या हो गया? सर लिख रहे हैं। अच्छा हाँ लिखो, कोई नहीं लिखो। सर वाई एक्सिस के सब डायमीटर बड़ा कैसे हो गया सर? तो नहीं एक्स नहीं, एक्सिस ऐसा पर भी कंपलसरी नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि ये एक्स वाला बड़ा हो जाए, वाई वाला छोटा। ओके सर। बस दोनों अलग अलग होंगे, बस ये। डन सर। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे। देखो v लिखा है, ओमेगा, ये वाला थोड़ा सा कठिन है, इसको देखिएगा। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। v को लिख सकते हैं dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। अब ये बताओ, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू क्या थी? जीरो थी, मेन पोजीशन पर था। एक्चुअली ये बताओ, टाइम की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? पार्टिकल रेस्ट पे है। नहीं, टाइम की वैल्यू 0 का मतलब पता क्या होता है? जैसे ये पार्टिकल है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, और ये तो इस तरीके से मोशन कर रहा है। t0 का मतलब होता है कि जब हमने इस मोशन को देखना शुरू किया तब, ठीक है, जब हमने इस मोशन को देखना शुरू किया तब। अब जब हमने देखना शुरू किया उस समय ये कहाँ पे था? मेन पोजीशन। मेन पोजीशन। मेन चलो मान लीजिए, सपोज एक आदमी यहाँ पे आया और उसने देखा कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, तो वो कहेगा यार जब मैंने देखना शुरू किया तो मीन पोजीशन पे था। इससे 1 सेकंड बाद एक दूसरा आदमी आ गया,
तो क्या ये जरूरी है कि दूसरे को भी वो मीन पोजीशन पे ही दिखे? नो सर। नो No, सर। तो दूसरा कहेगा कि लेकिन यार जब मैंने देखना शुरू किया तब तो वो यहाँ पे था a/2। हो सकता है कि इसके बाद जब तीसरा आए तो पार्टिकल यहाँ पे हो। तो हम पहले के लिए तो कह सकते हैं कि t0 पे x0, लेकिन क्या दूसरे के लिए भी ये कहेंगे कि जब दूसरे के लिए t0 होगा तो x0 होगा? नो सर। या तीसरे के No, लिए भी sir. तो कह सकते हैं। तो हम ये कहेंगे भी फॉर एवरी पर्सन दिस थिंग कैन डिफर। हर आदमी के हिसाब से जब टाइम 0 होगा तो उसका x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये t0 का मतलब जब से आपने देखा उस समय मान लो x की वैल्यू कुछ x0 थी। तो व्हाट x0 मीन्स? इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। बताओ। अब जो चाहे वो इसको 0 रख दे, जो चाहे वो इसको a/2 रख दे, कोई चाहे तो a रख दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहेंगे भाई जो तुम्हारी वैल्यू आए उसको रख देना, ठीक है। और किसी टाइम t पर वैल्यू कुछ x थी। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो एक्चुअली ये एक इंटीग्रेशन है। तो मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन। ये जो होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², ये आता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a। लेकिन अभी लिमिट रखेंगे, नीचे लिखेंगे x0, ऊपर लिखेंगे x ओमेगा, और dt का इंटीग्रेशन तो खैर t हो गया, नीचे 0 और ऊपर t। तो ये जो साइन इनवर्स x/a है ना, इसको जैसे हम यहाँ रखते हैं तो साइन इनवर्स x/a माइनस साइन इनवर्स x0/a, इट इज इक्वल टू ओमेगा t। ये स्टेप देखो, ये वाला स्टेप समझ में आया? यस सर। और कर लो, कॉपी कर लो यहाँ तक। Done, sir. ठीक है, अब यहाँ पे ना ये देखो, ये साइन इनवर्स x0/a लिखा है। जैसे अगर कोई लिखे साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, तो इसका ना आंसर जो आता है, जिससे साइन इनवर्स √3/2 का मतलब होता है कि वो एंगल बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनना। साइन इनवर्स √3/2 का मतलब हुआ वो एंगल बताओ जिसका जब साइन निकाले तो आंसर √3/2 आ। तो किस एंगल का साइन आता है √3/2? 60। ये आ जाएगा पाई बाई। 60 का. जैसे कोई कहे ये बताओ, बाय 5/6. है ना? मतलब आप किसी भी चीज का साइन इनवर्स निकालेंगे तो आंसर में एक एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। है ना? इसका मतलब ये है कि ये जो साइन इनवर्स x0/a लिखा है,
इसका भी जब आंसर निकालोगे तो आंसर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिलेगा तो कोई ना कोई एंगल, मिलेगा तो कोई ना कोई एंगल ही ना। यस सर। उस Yes, sir. एंगल को ना मैं लिखता हूँ फाई, और इस फाई का नाम होता है यहाँ पे क्या नाम है, फेज कांस्टेंट। ठीक है, फेज कांस्टेंट। तो इस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, फाइव से। व्हाट इज फाइव, फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बन गया इक्वेशन अब, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस फाइव इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे साइन इनवर्स लिखा है, इस साइन इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो एक्स बाई ए क्या बन गया, साइन। ये देखो, तो एक्स क्या आ गया, ये इक्वेशन तो सुना होगा आपने। हाँ सर। यस सर। ये इक्वेशन ऐसे आ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सर dx by under root a square minus x square equal to sin inverse x by a कैसे आया सर, नहीं समझ में। फॉर्मूला है यार, इतने फॉर्मूले नहीं होते इंटीग्रेशन के, एक्स की पावर एन का ये होता है, तो इसका ये है फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन के कई सारे फॉर्मूले होते हैं ना, अब ये फॉर्मूला वैसे थोड़ी हमारे सिलेबस में। कर लो, कॉपी कर लो पहले। क्लियर सर। ओके, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, x इज कॉल्ड displacement from mean position. What is A? Amplitude. What is omega? Omega is called angular velocity or angular frequency. ठीक है, और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, अगर हम चाहें तो इसके मदद से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि टाइम पीरियड of SHM T is equal to 2 pi upon omega। बाकी T तो कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम है, और फाई जो है ये है फेज कांस्टेंट। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ।
सर यस सर। अब मैं लिखता हूं कि सपोज इनिशियली the particle is at the mean position। ठीक है, मतलब कि t इक्वल टू 0 पर x0, t0 पर x0, तो यहाँ पे हम रखें जरा, देखो x को 0 इज इक्वल टू a साइन, t को भी 0 तो सिर्फ फाई आ गया, तो ये आ गया, तो यहाँ से साइन फाई आ गया 0, यानी फाई आ गया 0। ठीक है, यानी कि फेज कांस्टेंट 0 आ गया। अब x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, लेकिन फाई 0 आ गया, तो x इक्वल टू सिर्फ क्या बन गया, a साइन ओमेगा टी। तो जब पार्टिकल्स शुरू में मीन पोजीशन पे होना, उस समय x क्या होता है, a साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ बना लेते हैं। t0 पे x0 a प्लस a से माइनस a, और इसका ये टाइम पीरियड ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। टू पाई ओमेगा। अगर मैं x को डिफरेंशिएट कर दूं तो v क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो देखो ये कॉस वाला आ गया ना, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, तो ये है v वर्सेस t। कॉस वाला ग्राफ, ये प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा। इसका भी टाइम पीरियड टू पाई अपॉन ओमेगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कॉस का होता है ना माइनस साइन, और ओमेगा बाहर आ गया, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो देखो ये आ गया माइनस साइन वाला, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये ना इसमें ये हो गया प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसका भी जो टाइम पीरियड होगा ना, वो टू पाई बाय ओमेगा ही होगा।
डन सर। हो गया। अब सपोज इनिशियली the particle was at amplitude। मान लो स्टार्टिंग में पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे था, यानी जब टाइम था 0 उस समय x की वैल्यू a थी। तो अपने पास ये है ना x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम जैसे x को a रख देते हैं, t को 0 रख देते हैं, तो a इज इक्वल टू a साइन t 0 है तो 5। तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। साइन फाइव इज इक्वल टू 1, तो किसका साइन होता है 1? 90 डिग्री का। तो यहाँ फाइव की वैल्यू π/2 आ गई, ठीक है, π/2 यहाँ रख देते हैं। तो x आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा होता है, तो x आ गया a कॉस ओमेगा टी। इसके मतलब मैं डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर पार्टिकल शुरू में एम्पलीट्यूड पे होना तो x देखो क्या आ जाता है, a कॉस ओमेगा टी। शुरू में मीन पोजीशन पे हो तो x क्या आ रहा था? ए साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी, है ना। मतलब कि a साइन ओमेगा टी और a कॉस ओमेगा टी दोनों ही ऑसिलेशन है। बस ये जो दोनों ऑसिलेशन हैं, दोनों ऑसिलेशन में बस डिफरेंस क्या है कि एक में शुरू में मीन पोजीशन पे था, दूसरे में शुरू में एम्पलीट्यूड पे है ना। दीपांजलि तुम्हारा ना वीडियो ऑन हो गया, मुझे लगता है गलती से ऑन हो गया, है ना। इसको कर दो, ऑफ कर दो, ठीक। तो ये क्लियर हुआ ना कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, बोथ आर ऐसे, ठीक। अच्छा, अब जैसे कॉस ओमेगा टी जो है ना, मतलब हमने जो पढ़ा, हमने जो डिराइव किया वो तो साइन ओमेगा टी किया, ठीक है। तो कभी अगर कॉस ओमेगा टी कहा जाए तो आप ऐसे लिखें उसको, ये यूज करें कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन। तो कभी आपको ना ऐसे लिखा हो a कॉस ओमेगा टी, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, समझे? और मतलब हमेशा कोशिश करके करना ही है, क्योंकि वी हैव द स्टैंडर्ड इक्वेशन दिस ओनली, ठीक है, समझ गए ना। यस सर। अब जैसे ये लिखा हो, देखो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर देखो इसी फॉर्म में लिखना है, मतलब a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की बता रहा हूँ, उसी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ये जो होता है ना, ये इसको कहते हैं फेज। तो फेज जो होता है ना, फेज इज वेरिएबल, क्योंकि व्हाट इज फेज? ओमेगा टी प्लस फाइव, टाइम के साथ साथ फेज बदलता है ना। ये जो फाई है इसका क्या नाम था? फेज कांस्टेंट।
बताओ, समझ में आया इतना? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। ठीक है, चलो अभी और देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने बताया है स्टार्टिंग में। वही टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अच्छा एक, हाँ ये और है, देखो चलो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी तो पता चल ही गया, एक ये और होता है, यहाँ लिख देता हूँ, अनदर इक्वेशन ऑफ SHM। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो x इज इक्वल टू, देखो इसमें अपन क्या करेंगे, जो जैसे इसमें एक चीज ये देख लो, दोनों के अंदर का ओमेगा सेम है ना, दोनों का ओमेगा सेम है, ठीक है ना। तो इनको हम चाहे ना तो हम एक सिंगल SHM में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, एक मैथ्स का रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे लिखा हो a साइन ओमेगा टी b कॉस ओमेगा टी, एक जगह साइन ओमेगा टी लिखा है, एक जगह कॉस ओमेगा टी लिखा है। साइन ओमेगा टी के साथ जो टर्म आता है ना a, इसको हम लिख लेते हैं r कॉस थीटा, और कॉस ओमेगा टी के साथ जो यहाँ पे कोफिशिएंट आया b, इसको लिख लेते हैं r साइन थीटा, ठीक है। मतलब कॉस वाले के साथ वाले को साइन थीटा लिख लेना है, साइन वाले के साथ वाले को कॉस थीटा लिख लेना है। तो x बना r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब इसमें से देखो r कॉमन आ गया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो ये क्या बन गया, साइन a प्लस b। क्या ये पॉइंट समझ में आया, बोलो? यस सर। यस सर। अब देखो ये सिंपल सा नहीं आ गया SHM r साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इसका एम्पलीट्यूड r है ना, r निकालने के लिए इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 ओनली। यहां से r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कभी ऐसा मिले ना a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, तो हम लोग चाहें तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। हुआ क्लियर? अच्छा थीटा भी निकाल सकते हो, देखो r साइन थीटा है और r कॉस थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा b अपॉन ए। बोलो क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लिखा है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है,
x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको SHM में कन्वर्ट करिए। क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे 1 और 1 लिखा है ना, एक 1 को क्या लिख लेना चाहिए? r cos थीटा। नहीं समझ पा रहे हो? दूसरे 1 को क्या लिख देना यस सर। चाहिए? r sin थीटा। तो x बन गया r cos थीटा साइन ओमेगा टी माइनस r sin थीटा cos ओमेगा टी। तो r कॉमन आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी। अब r कितना होगा? स्क्वायर करके ऐड कर दें तो r की वैल्यू √2 आ गई। और डिवाइड अगर कर दें तो tan थीटा इज 1, थीटा इज 45 डिग्रीज, है ना। तो x बन गया 1 नहीं √2 साइन ओमेगा टी माइनस, देख लो हुआ क्लियर? सिर्फ एम्पलीट्यूड ही अगर पूछते ना बाई चांस, सिर्फ एम्पलीट्यूड, तो फिर इतना पूरा नहीं करना पड़ता। फिर तो ये सिर्फ 1 है और ये 1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सीधा यही आ जाता। ठीक है। अच्छा सर, अगर यस सर स्क्रॉल करना। क्या ऊपर? यस सर, थोड़ा सा सर हो गया। अच्छा अगर बाई चांस ऐसा लिखा हो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको एक SHM में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ना यहाँ पे ये ओमेगा है और ये 2 ओमेगा है, समझे? मतलब किसको बदल सकते हो? जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो वी कैन नॉट चेंज। तो ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं ना, तो इनको हम कहते हैं कि दीज आर नॉन हार्मोनिक फंक्शंस। ठीक है, मतलब एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक वो होता है ना जो इस तरह के ग्राफ फॉलो करे, ऐसा है कि नहीं? अब मान लो कोई ऐसा ग्राफ फॉलो कर रहा, देखो एक चीज देखना, कोई ऐसा ग्राफ, ये देखो तो ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन क्या ये SHM है? नहीं है ना। SHM के लिए तो SHM के लिए तो ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल इस तरह का ग्राफ। तो ये इस तरह के जो होते हैं ना, ये कुछ ऐसा ग्राफ फॉलो करते हैं, नॉट द लाइक
that type of graph. बोलो, कुछ हो रहा है क्लियर? यस सर। सर हालांकि आप ना ऐसा नहीं कि इनका टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते, इनका भी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ये लिखा है साइन ओमेगा टी, इसका टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये है cos 2 ओमेगा टी, इसका हो गया, ये हो गया, यानी इसको कैंसिल करके पाई अपॉन ओमेगा। तो ये 2 टाइम पीरियड है ना, तो द नेट टाइम पीरियड is equal to the LCM of both the time periods. The net time period is equal to the LCM of both the time periods. ठीक है, अब LCM कैसे निकालें? वैसे तो चलो मैं तो ये अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको आता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं आता हो तो कभी इस तरह के फ्रैक्शंस दिए हो ना, फ्रैक्शंस, जैसे सपोज एक फ्रैक्शन दिया है 1/3, एक दिया है 2/5, इनका सपोज LCM निकालना हो, ठीक है, तो LCM जो फ्रैक्शन का होता है वो होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो जैसे अब ये देखो 1/3, 3 और 5 जो है ना, इनका HCF 1 आएगा। क्या लगता है, पता है क्या HCF कैसे निकालते हैं? HCF एक ऐसा नंबर होता है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। तो देखो 3 और 5 दोनों ना सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे, 2 से दोनों डिवाइड हो ही नहीं सकते, 3 से भी नहीं हो सकते, है ना। और 1 और 2 का LCM ना 2 आएगा, क्योंकि ऐसा नंबर जिससे जो 1 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, वो 2 हो सकता है सबसे छोटा, तो इसलिए इन दोनों का LCM ना 2 आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं, इसमें देख लो, ओमेगा और ओमेगा का HCF 2 ओमेगा ही आ गया, और 2 पाई और पाई का LCM 2 पाई आ गया, तो ये आंसर। यार बताओ, ये तो हालांकि मतलब आता नहीं है ऐसा सवाल, वो दे रखा है एक पैकेज में उन्होंने, इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ। बताओ, हो गया क्लियर सर। अच्छा ठीक, हो गया क्लियर। ओके ठीक है, तो ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई। इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, फोर्स ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। फोर्स ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो जब भी कोई पार्टिकल SHM करता है तो उसका एक्सेलरेशन ये होता है ना, -ओमेगा स्क्वायर x,
अब एफ क्या होता है, एम ए, तो फोर्स आ गई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पर ये जो एम ओमेगा स्क्वायर है, एम भी एक कांस्टेंट है और ओमेगा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, तो एम ओमेगा स्क्वायर को वो रिप्रेजेंट करते हैं के से। इस के का नाम होता है फोर्स कांस्टेंट, या कई बार इसको सिंपल कॉमन टर्म्स में लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू बन गया, देखो कुछ स्प्रिंग फोर्स टाइप का नहीं बन गया, यस सर। है ना। तो अब वो ये यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर जैसे के आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं ना के अपॉन एम, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो जो टाइम पीरियड है जो ये होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन दिस स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन के। m is mass, k is either we can call it force constant or we can also call it spring constant. देखो पहले इतना, और हाँ ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को अपन लोग ये भी कहते हैं, क्यों कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, कुछ अंदाजा? क्योंकि मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है हमेशा। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा, कभी बाई चांस आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को कहा जाए तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, तो 1/2 पाई और स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। बोलो, इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब मैं ना आपको, चूंकि यहाँ पे अपन स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात करने लगे ना, मैं आपको एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक मिनट यार, ठीक है, अभी 2 मिनट में करेंगे रिज्यूम दोबारा से।
तो देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, ये मैं आपको ना एक मतलब एक डिराइव करके दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे सपोज आपने एक स्प्रिंग ली और एक ब्लॉक लिया और स्प्रिंग को ब्लॉक से टांग दिया। अब आप बताइए क्या ये अपने आप ही ऑसिलेशन करने लगेगा क्या? बस ऐसे टांग दिया आपने, नो सर। अपने आप से तो No, कुछ नहीं sir. करेगा, है ना, थोड़ा सा अपन उसे खींचेंगे फिर छोड़ेंगे तो करेगा, ठीक है। तो जब ये ऐसे ही टंगा होता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भाई बाय इटसेल्फ इट विल नॉट डू। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली इट विल बी एट रेस्ट। उसमें क्या होगा, जैसे कि देखो ब्लॉक पे एक तो mg लग रहा है, अभी ब्लॉक थोड़ा सा नीचे जा रहा है mg की वजह से, तो स्प्रिंग थोड़ी सी इलॉन्गेटेड है। तो मान लो ये थी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, और ये इस समय ये जो है ये है EP लिख देता हूँ, ठीक है। EP का मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। थोड़ा सा ये इलॉन्गेटेड है, ये है L0, ठीक है। व्हाट इज L0? इट इज नॉट x, मैंने इसे x नहीं लिखा, क्या लिखा मैंने? L0। व्हाट इज L0? L0 इज द इलॉन्गेशन, ठीक है, सिर्फ देखना, कॉपी मत करना। इलॉन्गेशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये समझ में आया? बोलो पहले। Yes, sir. अब ये कैसे, अगर L0 इलॉन्गेशन है तो ऊपर लगेगा के L0, तो mg विल बी इक्वल टू के L0, तो L0 की वैल्यू mg बाय के आएगी, है ना। तो इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन द इलॉन्गेशन विल बी दिस मच। ये पहले भी अपन कर चुके हैं तो इसको करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया इतना? ऐसे ये ब्लॉक ऐसे टंगा हुआ है, ऑसिलेशन तब होंगे जब कोई आदमी इस ब्लॉक को खींचे पकड़ के थोड़ा सा और छोड़ दे। तो मान लो किसी आदमी ने इसको x नीचे खींचा, तो ना अब ब्लॉक कैसा दिखेगा ये देखना। ये तो सीलिंग है, ये नेचुरल लेंथ थी, इससे नीचे थी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ। अब ब्लॉक इससे भी थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ आ गया ब्लॉक, ये देखो ये डिस्टेंस था नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच का L0, और ये इससे भी हमने थोड़ा सा और पकड़ के खींच दिया नीचे x। आया समझ में? बोलो। और अब छोड़ दिया। अब इस पे देखो, एक तो mg लगा और स्प्रिंग में कुल कितना इलॉन्गेशन है? L0 प्लस x, यानी कि अब जो फोर्स लगेगी तो ये लगेगी ना k L0 प्लस x, और जब आप छोड़ देंगे तो जाएगा किधर? ऊपर, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो अपन ऐसे लिखेंगे k तो k L0 प्लस के एक्स माइनस mg is equal to ma. Now k L0 की वैल्यू we already know it is mg upon k plus kx minus mg is equal to ma. तो k और k कैंसिल, mg से ये mg कट गया, तो kx इक्वल टू ma, तो x आ गया, नहीं a आ गया kx बाय m। क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड x के प्रोपोर्शनल मिल रहा है आपको यहाँ पे? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर x,
यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं k बाई एम। तो ओमेगा को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। तो टाइम पीरियड जो कि 2 पाई, वो आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक, और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल में अब देखो काफी आसानी हो गया है ये तो। ठीक है, देख लो यार। यस सर, हो गया। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। वैसे तो देखो हमने एक का किया ना डेरिवेशन, और भी कई तरह के स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होते हैं, मैं आपको सब बताता हूँ, पर डेरिवेशन सबका नहीं करेंगे। कर लो कॉपी। सर थोड़ा हो स्क्रॉल गया। करना है, इसका डायग्राम देख। हाँ ये लो यार, ये लो। डन सर, थैंक यू। डन सर। ओके, ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और देखें। अच्छा, इसमें आपको वो कभी मैंने बताया कि स्प्रिंग सीरीज में हो तो क्या होता है, पैरेलल में हो तो क्या होता है, शायद वर्क फॉर एनर्जी में बताया होगा, यस सर। है ना। यस सर, बनाया था। अगर स्प्रिंग्स इन सीरीज, ये ना K1 K2 K3, तो 1/K नेट हो जाता है 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ऐसे ही स्प्रिंग्स इन पैरेलल, K1 K2, तो K नेट आ जाएगा K1 प्लस K2। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट होता है कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग में कुछ ऐसा था कि जैसे ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अगर इसको ना 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाए और ये दोनों आधी आधी लेंथ की हो जाए तो क्या होता था, कुछ अंदाजा? लेंथ हाफ हो गई, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 2K और इसका भी 2K हो जाएगा। बताया था कभी? 3 इक्वल पार्ट्स में कर दो तो 3K 3K हो जाता था। यार तुम लोग पता भूल गए सब। नहीं सर, याद है सर। क्या याद है? याद है सर। बता तो पाई नहीं रहे फिर, है वैसे ही।
अब ये देखो, अगर इसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया जाए 1:4 के, 1:4 नहीं सर, 2:4, 2:5। अब बताओ क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट इनका और इनका? फर्स्ट वाले का 7/5 के। गलत। 7/2 के। हाँ, इसका होगा, देखो 5 + 2 7 है ना, तो 7k/2 और इसका 7k/5। सर ठीक है, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक में तो इतना ही था। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी तरह के स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिए हैं, जैसे कि एक ये वाला है, स्प्रिंग एंड टू ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग एंड टू ब्लॉक सिस्टम, जैसे कि अगर ये एक स्प्रिंग 2 है। महीने में खत्म कर दो इसको, फिर स्टार हो जाएंगे 2 महीने बाद। अरे म्यूट कर लो भाई। हम्म। ये है M1, ये है M2 और ये है K। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें ना दो ब्लॉक हैं, सपोज दो ब्लॉक ऐसे, ठीक है, यहाँ पे दो ब्लॉक रखे और ये बीच में स्प्रिंग है। अब दोनों ब्लॉक को हम ऐसे खींचते हैं और छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से दोनों ऑसिलेशन करने लगते हैं, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम विल डू ऑसिलेशन। पहला वाला इस तरफ जाएगा, फिर वापस लौटेगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस लौटेगा। दूसरा वाला इधर जाएगा, फिर वापस लौटेगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस लौटेगा। पहले के जो ऑसिलेशन है उनका एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे का जो ऑसिलेशन है उसका एम्पलीट्यूड A2 है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। ठीक है, M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। ये एम्पलीट्यूड के बीच रिलेशन है। हालांकि इन्होंने यहाँ दिया नहीं है, लेकिन बाई चांस मुझे लगता है, क्योंकि ना ये सेंटर ऑफ मास वाला लॉजिक है, तो बाई चांस कभी पूछ लें। इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो ये होता है 2π√μ/k। यहाँ पर ये जो म्यू है ना, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास, और इसकी वैल्यू होती है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2।
कर लो कॉपी तो बताना यार। हो गया सर। ठीक है सर हाँ, कुछ कह रहे हो क्या या हो गया? अच्छा अच्छा, कुछ ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक इन्होंने दे रखे हैं जिनमें ना पुली भी आ जाता है, यानी सिस्टम ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक एंड पुली। देखो जैसे कि एक ये सिस्टम, देखो यहाँ क्या किया गया, यहाँ पुली को स्प्रिंग से जोड़ दिया। अब यहाँ नीचे से ऐसे एक ग्राउंड से एक रस्सी ऐसे जुड़ी और उस रस्सी को पुली के दूसरी तरफ ले जाकर ये ब्लॉक से जोड़ दिया। ये देखो अब अगर हम ब्लॉक को जैसे थोड़ा सा नीचे खींचेंगे और छोड़ेंगे तो ब्लॉक भी ऑसिलेशन करने लगेगा और उसके ऊपर जो पुली है वो भी ऑसिलेशन करने लगेगा, है कि नहीं बताओ? यस सर। वो समझ में आया कि कैसा होगा यहाँ पे? ब्लॉक विल ऑल्सो डू ऑसिलेशन एंड पुली विल ऑल्सो डू ऑसिलेशन। सही है? यस सर। तो अब एक चीज देखो, इसमें ये रस्सी जो है ये ऐसे जा रही, ऐसे जा रही। अगर यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ भी T है ना? और अगर मैं पुली की बात करूं तो पुली में इस तरफ एक T है टेंशन, यहाँ भी एक T है टेंशन, तो फिर इधर पे जो टेंशन होनी चाहिए वो 2T होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। है ना? यानी कि स्प्रिंग से जो रस्सी जुड़ी है, स्प्रिंग से जो रस्सी जुड़ी है ये वाली, इसमें 2T टेंशन है, जबकि ब्लॉक से जो रस्सी जुड़ी है उसमें T टेंशन है। तो एक ना ये भी इन्होंने पैकेज में दिया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। एक कांस्टेंट होता है n, रेशियो होता है, इट इज एक्चुअली टेंशन इन स्प्रिंग अपॉन टेंशन इन ब्लॉक। जरा देखना, स्प्रिंग वाली रस्सी में कितनी टेंशन है 2T और ब्लॉक वाली रस्सी में कितनी टेंशन है T। तो n की वैल्यू देखो यहाँ 2 आ गई। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होता है ना वो होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर m अपॉन k, 2 पाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर m अपॉन k। n का स्क्वायर यानी 4, ये देखो देख लो पहले, इसी लॉजिक पे और भी सवाल है। ये लिख लिया सर। एक और देखना, देखो पुली को एक रस्सी से बांध दिया, ठीक, इधर पे एक स्प्रिंग लगा के ग्राउंड में लगा दी
और यही स्प्रिंग से ना जो रस्सी ऐसे जा रही है, इसी से यहाँ पे ब्लॉक टांग दिया। तो अब बताना है कि क्या होगा। देखें, देखो इसमें ना अगर इस तरफ टी है तो इस तरफ भी टी होगा, तो स्प्रिंग वाली रस्सी में टेंशन टी है, ब्लॉक वाली रस्सी में भी टेंशन टी है। तो जो एन होता है ना, टेंशन इन स्प्रिंग अपॉन टेंशन इन ब्लॉक, ये 1 हो जाएगा एन। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एम बाई के। डन सर। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, ऐसे एक ये हो गया केस 3। केस 3 देखना, ठीक है। देखो ये एक धागा है, इस धागे को ऐसे वापस ऊपर ले गए और स्प्रिंग जोड़ दें, ये देखो, ठीक, सही है। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसके ऊपर पुली रख दिया, ये ब्लॉक थे, मास एम। अब इसमें एक चीज नोट करना, पुली के इस तरफ दोनों तरफ रस्सी ये है, अगर इस तरफ टी टेंशन, इधर टी टेंशन, तो इस वाले में कितनी होगी, 2T होगी, यस सर। एन होगा टेंशन इन स्प्रिंग अपॉन टेंशन इन ब्लॉक, है ना, 1/2। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट एन स्क्वायर और m बाई के। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, डन सर। ठीक है, 38 हो गए। चलो इसको ठीक है। सर कल एक्स्ट्रा क्लास होगी? यार ये ना मैं शाम को बताऊंगा, एक्चुअली मेरे को ना ये नहीं पता कि मेरी वो क्लासें कब है जो 11th वाली है, ओके सर। ठीक है। मतलब एक दिन तो यस सर। जरूर करूंगा, या तो सैटरडे या संडे, है ना, मतलब क्योंकि ये टाइम टेबल थोड़ा लेट आता है ना, इस वजह से मुझे टाइम समझ नहीं आ पाता। तो या तो कल होगी, कल नहीं हुई तो परसों जरूर होगी। यस सर, कोई बात नहीं, आप ग्रुप में बता दें। RM07 थोड़ी है, तो RM17, RM17 अंडरस्कोर
किसी को कुछ पूछना है, डाउट आउट किसी ने भेजा है कोई? RM17 सर क्वेश्चन है सर, पेज नंबर 141 पे क्वेश्चन नंबर 24। पेज 141 141 किस में? इलेक्ट्रिसिटी का कह रहे हो क्या? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्वेश्चन पढ़ो। The total radiant energy per unit area normal to direction of incidence received at the distance r from the center of a star of radius r. ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये है ना, देखो जैसे ये स्टार है, अब इसका रेडियस स्मॉल आर है और टेम्परेचर T है, तो इससे कितनी एनर्जी निकलेगी? सिग्मा। ये ठीक है। अब यहाँ से सपोज ये एनर्जी ऐसे फैल गई पूरे में, तो अगर कैपिटल R डिस्टेंस दूर की बात करें तो ये एनर्जी एक 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर में फैल गई। Yes, sir. पर यूनिट एरिया कितनी मिली? है ना? समझे लॉजिक? समझ गया। हाँ, ये लो यार, ये PDF भी मैंने भेज दिया आप लोगों को। मैं सेंड किया अभी आपको। हाँ सूरज, एक सेकेंड, कौन सा है ये वाला U शेप ट्यूब? क्या इसका हाँ, तुम्हारा ऐसा तो नहीं, तुम्हारा 1 सेंटीमीटर आ रहा और पीछे 1.0? हाँ ये सर सही, तुम्हारा सही आ रहा है यार, तुमने एक्चुअली डिफरेंस निकाल लिया है ना, डिफरेंस निकाला तुमने। अब तुम ये तो सोचो कि जैसे पहले सेम लेवल था, अब एक में x नीचे गया तो एक में x ऊपर गया, तो ये टोटल जो डिफरेंस है वो 2x का आ रहा ना। यस वो पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक आर्म में राइज कितना हुआ, यानी सिर्फ x पूछ रहे हैं वो। तो तुमने जो निकाला है जो डिफरेंस हाइट का वो 2x है। यस सर, अच्छा अच्छा, हाँ यस। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। सर टेलीग्राम पे भेजा हुआ सर। भेज दिया या मतलब पहले भेजा था? पहले भेजा था सर। यार एक बार दोबारा भेजो ना। सर बोलो सर, वो एक कॉन्वेक्शन सर एक रह गया था ना टॉपिक। नहीं, कन्वेक्शन इज नॉट इन सिलेबस। ओके सर। हाँ, सिर्फ कंडक्शन और रेडिएशन, सिर्फ यही है सिलेबस, तभी तो नहीं बताया। ये भेज दिया है, किसने भेजा है? आया ही नहीं अभी तक। भेजो, कौन भेज रहा था क्वेश्चन? आकाश है? ये वाला है क्या? ये आइडियल डायटोमिक गैस, ये वाला कह रहे हो क्या? यस सर। देखो इसमें वेरी स्लोली लिखा है ना।
वेरी स्लोली मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है यार। नहीं नहीं, लेकिन इसमें तो लिखा है प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोबारिक मान के करते हैं। तो इसमें जो 140 है ना, इस 140 को हम लोग लिख सकते हैं NCP डेल्टा टी। वर्क डन, इस केस में वर्क डन होता है NR डेल्टा टी, डिवाइड कर दो। 140 अपॉन W इज इक्वल टू CP और डायटोमिक का कितना होता है 7R/2 डिवाइड बाय R। अब हो जाएगा। ओके सर। और कौन सा था, एन आइडियल डाइट, वही सेम ही है ये तो है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय। Okay, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.